ताइवान से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर जापान के योनागुनी आइलैंड के 85 फुट नीचे समुद्र में एक पूरा एंशिएंट शहर मौजूद है, जिसे 1986 में खोजा गया था, जहां पर एक बड़ा पिरामिड शेप्ड टेंपल, रोड्स, बिल्डिंग्स एंड स्टेडियम मौजूद है। कई थियरीज के मुताबिक ये शहर पैसिफिक ओशियन के लॉस्ट कॉन्टिनेंट एमयू का हिस्सा था, पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस डूबे हुए शहर पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च में ये सामने आया कि इस शहर को तो इंसानों ने बनाया ही नहीं है। तो आखिर जापान के इस डूबे हुए पिरामिड सिटी को किसने बनाया और आखिर ये समुद्र के अंदर कैसे डूब गया? वेल, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। योनागुनी दुनिया भर में डाइविंग लोकेशन के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलर है, खास करके विंटर्स में, क्योंकि इस समय यहाँ हैमरहेड शार्क्स की बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। साल 1986 में किचारियो आराटेक, जो यहाँ योनागुनी चो टूरिज्म एसोसिएशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी हैमरहेड शार्क्स देखने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। लेकिन जब उन्हें आसपास कोई शार्क्स नहीं दिखी तो उन्होंने समुद्र में और गहराई में जाने का फैसला किया, जहाँ पर उन्हें समुद्र की तल की गहराइयों से ऊपर आती एक पहाड़ की चोटी दिखाई दी। और जब किचारियो आराताके ने उसके करीब जाकर देखा तो उन्हें समझ में आया कि ये कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके साथ उन्हें वहां और भी कई स्टोन स्ट्रक्चर्स लाइक पिरामिड शेप्ड टेंपल्स, रोड्स, बिल्डिंग्स एंड स्टेडियम्स देखने को मिली। अब किचारियो जल्दी ये समझ गए थे कि ये एक प्राचीन शहर है जो समुद्र में डूबी हुई है, जो कि एक काफी बड़ी डिस्कवरी है। जिसके बाद उन्होंने जल्दी ही इसकी जानकारी जापान की कई यूनिवर्सिटीज को भेज दी। जिसके बाद जापान के फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ रिक्यूज के प्रोफेसर मासाकी किमुरा, जो एक मरीन जियोलॉजिस्ट थे, वो अपनी एक टीम के साथ उस सेम अंडर वाटर लोकेशन पर पहुंचे जहां पर ये पिरामिड सिटी मौजूद थी। और जब प्रोफेसर मासाकी ने अपनी आंखों से इसे देखा तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर किसी ऐसी सिविलाइजेशन के रिमेनिंग पार्ट्स थे जो शायद कभी समुद्र के ऊपर थी, पर समय के साथ साथ वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण या फिर किसी डिजास्टर के चलते तबाह होकर आज समुद्र के नीचे डूब चुकी है। और ये पहली बार नहीं था जब किसी एडवांस सिविलाइजेशन की सिटी इस तरह समुद्र में डूबी हुई मिली हो, क्योंकि 20th सेंचुरी के दौरान दुनिया भर में इस तरह की कई सिटीज खोजी गई थी। जैसे कि साल 1960s में इजराइल के पास मेडिटेरेनियन सी में ऑलमोस्ट 40 फीट के नीचे 40,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला एक पूरा गांव मिला था, जहां मिले आर्टिफैक्ट्स की कार्बन डेटिंग के मुताबिक वो गांव ऑलमोस्ट 9,000 साल पुराना था, जहां पर एक कुआं, छोटे स्टोन्स के घर, 5 मीटर गहरा कुआं और कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स भी थे। इसके अलावा साल 1980s के दौरान इंडियन ओशन में गुजरात तट के पास ऑलमोस्ट 12 मीटर्स नीचे समुद्र में द्वारिका की भी खोज हुई थी, जिसकी कार्बन डेटिंग ऑलमोस्ट 12,000 साल पुरानी ही थी। इसीलिए जब ताइवान के पास योनागुनी में ये डूबी हुई सिटी मिली तो इसके तार भी इस दौर से ही जोड़े गए, जब लास्ट आइस एज के खत्म होने पर वाटर लेवल राइज होने के कारण दुनिया की ज्यादातर सिविलाइजेशन की कोस्टल सिटीज डूब चुकी थी। पर कुछ भी कंफर्म करने से पहले योनागुनी में मिले इस पूरे स्ट्रक्चर्स पर एक डिटेल रिसर्च करनी बाकी थी, जिसके लिए कई डाइवर्स की मदद ली गई और इस पूरे स्ट्रक्चर की मैपिंग की गई, जो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 45,000 स्क्वायर मीटर में फैला था। और पूरी मैपिंग के बाद ना यहाँ कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली कि ये एक पूरा शहर था, जहां ये पिरामिड जैसा दिखने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एक कैसल था, जिसमें 5 मंदिर थे और बड़ा सा दरवाजा था। और कुछ एक्सप्लोरेशन में तो ये तक दावा किया गया था कि इसके पत्थरों पर एक अननोन लैंग्वेज में लिखी कुछ कार्विंग्स भी है और कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं। इस घटना के बाद योनागुनी की ये डूबी हुई पिरामिड सिटी लोकेशन काफी फेमस हो गई, जहाँ दुनिया भर से इस सिटी को देखने कई टूरिस्ट पहुंचने लगे। साल 1980 से 1990 तक इस सिटी पर कई प्राइवेट आर्कियोलॉजिस्ट ने डिटेल स्टडी भी की, जिनमें से एक मासाकी किमुरा भी थे। लेकिन इन सब रिसर्च के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, मासाकी किमुरा के मुताबिक ये पूरी सिटी ऑलमोस्ट 10,000 साल पुरानी है, जो पृथ्वी पर लास्ट आइस एज के दौरान समुद्र से ऊपर जमीन पर मौजूद थी। पर समय के साथ साथ पृथ्वी के समुद्र में बर्फ पिघलकर मिलती गई और वाटर लेवल्स बढ़ते गए। इसी के चलते आज ये सिटी पानी के नीचे है। और देखो, अगर योनागुनी की ये अंडर वाटर सिटी 10,000 साल पुरानी है तो इसका मतलब है कि ये इजिप्शियन और सिंधु घाटी सभ्यता, जो कुछ सबसे एडवांस सभ्यता मानी जाती है, उनसे भी कई हजार साल पुरानी सभ्यता थी, जो अपने समय में काफी एडवांस थे। लेकिन
इससे भी बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब प्रोफेसर मासाकी किमिउरा ने ये क्लेम किया कि ये सिटी पृथ्वी के इतिहास में खो चुके कॉन्टिनेंट एमयू का ही हिस्सा है, जो कॉन्टिनेंट आज से कई लाख साल पहले पैसिफिक ओशियन में मौजूद था। मिथिकल कॉन्टिनेंट एमयू की कहानियां 18th सेंचुरी में शुरू हुई, जब आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्टस ले प्लॉन्जियन ने मैक्सिको में मिली एंशिएंट माया सिविलाइजेशन के एंशिएंट टेक्स्ट पोपोल वू एंड बुक कीचे को ट्रांसलेट करने का दावा किया। ऑगस्टस के मुताबिक इन एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसी जानकारी है जो ये बताता है कि माया सिविलाइजेशन ग्रीस एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा प्राचीन थी। पर सबसे इंटरेस्टिंग था इन टेक्स्ट में एक बड़े से कॉन्टिनेंट का जिक्र, जिस मिथिकल कॉन्टिनेंट को ऑगस्टस ने एमयू का नाम दिया। ऑगस्टस के कुछ साल बाद जेम्स चर्चवार्ड नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने भी 19th सेंचुरी के अंत में इसी तरह के दावे किए, जिनका कहना था कि जब वो अपनी जवानी में ब्रिटिश इंडिया में एक सोल्जर के तौर पर काम कर रहा था, तब उसने वहां पर एक फेमस मंदिर के पुजारी का विश्वास जीता, जिसने उसे एक प्राचीन क्ले टैबलेट दिखाई जिस पर एक पुरानी लॉस्ट नागा माया लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, जिसे डिकोड करने पर उसे यह पता चला कि इस टैबलेट पर भी एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा था, जो पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच मौजूद था, जिसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल मिथिकल कॉन्टिनेंट एमयू की तरह था। अब थियरीज के मुताबिक कॉन्टिनेंट एमयू आकार में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से भी बड़ा था, जिसपे 10 ट्राइब के 64 मिलियन लोग रहते थे, जो सब वन गवर्नमेंट एंड रिलीजन को फॉलो करते थे। पर दोस्तों, आज के समय में हमें पूरा पैसिफिक ओशियन पूरी तरह खाली देखने को मिलता है, जहां कॉन्टिनेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो आखिर इन कहानियों का ये कॉन्टिनेंट एमयू गया कहां? और क्या जापान में मिली ये पिरामिड सिटी इसी कॉन्टिनेंट का बचा हुआ हिस्सा है? थियरीज के अकॉर्डिंग कई मिलियन साल पहले एमयू कॉन्टिनेंट हमारी पृथ्वी पर सभी कॉन्टिनेंट के साथ मौजूद था, पर आज से 8 लाख साल पहले एमयू पर कई बड़े बड़े अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस शुरू हो गए, जिन्होंने धीरे धीरे इस कॉन्टिनेंट को डुबाना शुरू कर दिया। एंड इस कॉन्टिनेंट का आखिरी हिस्सा 9564 बीसी यानी आज से ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले समुद्र के नीचे डूबा। पर अगर एविडेंसेस की बात करें ना, तो साइंटिफिकली ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो इन थियरीज को साबित करता हो। 19th सेंचुरी में दी गई थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के मुताबिक आज से 200 मिलियन साल पहले जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट अलग हुआ था, तो उसने अलग अलग टोटल 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जो वाटर लेवल के ऊपर थे। लेकिन आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट के जरिए आसानी से समुद्र में पानी के नीचे छुपे कॉन्टिनेंट को भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बाद ही साल 1995 में न्यूजीलैंड के नीचे समुद्र में एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट को देखा गया था, जो समुद्र तल से ऑलमोस्ट 4000 मीटर नीचे है, जिसे अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं किया गया है, पर इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कितनी केपेबल है। और अब तो पैसिफिक ओशियन का भी मेजॉरिटी पार्ट मैप किया जा चुका है। इन शॉर्ट कहूं तो सैटेलाइट के जरिए हमें पैसिफिक ओशियन में ऐसे कोई भी साइन नहीं मिले जो एमयू कॉन्टिनेंट की इन थियरीज एंड एग्जिस्टेंस को साबित करते हो। लेकिन देखो, कॉन्टिनेंट का सबूत ना मिलने का ये मतलब नहीं है कि ये सिटी रियल नहीं हो सकती, या शायद रियल है। वेल, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। तो देखो, साल 1997 में जापानीज इंडस्ट्रियलिस्ट यासुओ वातानबे ने एक एक्सप्लोरेशन ट्रिप ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने अपने साथ योनागुनी के इस डूबी हुई सिटी स्ट्रक्चर को देखने के लिए कई इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, जिनमें आर्कियोलॉजिस्ट जॉन एनाथोनी वेस्ट, रॉबर्ट शॉश, नेचुरल साइंस एट बोसोन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आर्कियोलॉजिस्ट ग्राहम हैनकॉक, फिल्म क्रू एंड डिस्कवरी चैनल की टीम भी शामिल थी। तो जब इन एक्सपर्ट्स की टीम ने इन सभी स्ट्रक्चर्स पर डिटेल में स्टडी की, तो फाइनली काफी शॉकिंग बात सामने आई, क्योंकि इन एक्सपर्ट्स का कहना था कि योनागुनी में मिले ये डूबा हुआ स्ट्रक्चर इंसानों द्वारा नहीं बल्कि नेचर के द्वारा बनाया गया है। वेल, जी हाँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो इतने यूनिक दिख रहे हैं ना, ये सारी नेचुरल फॉर्मेशन है, और जो ये इमेज आप देख रहे हैं इन्हें खास तरह के एंगल से खींचा गया है, इसीलिए ये बड़े बड़े नेचुरल माउंटेन काफी स्मूथ लग रहे हैं। ऑल्सो रिसर्चर्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि योनागुनी रॉक फॉर्मेशन सैंडस्टोन एंड मड स्टोन्स है, जो कि क्लीन स्ट्रेट लाइन एंड पैटर्न्स में टूटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने राजस्थान में स्टोन्स की माइंस देखी होंगी, तो आपने ये देखा होगा कि वहां भी जब इन्हें विस्फोट या किसी चीज से तोड़ा जाता है, तो वो माउंटेन स्टोन्स बड़े बड़े स्लैब में अलग होते हैं, मानो इन्हें काफी एक्यूरेटली कट किया गया हो, जबकि ऐसा होता नहीं है।
और इसी तरह का कुछ सिचुएशन हमें यहाँ समुद्र में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कई प्रूफ्स है। जैसे योनागुनी के इन स्ट्रक्चर्स में हमें कहीं भी इंटरनल चैम्बर्स देखने को नहीं मिलते। ऊपर से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक पीस ऑफ स्टोन है, लाइक नेचुरल माउंटेन। जबकि ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर की खासियत होती है कि उन्हें छोटे छोटे पीसेस से मिलाकर बनाया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना हो। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इजिप्शियन पिरामिड, जो कई छोटे छोटे स्टोन ब्लॉक से मिलकर बनाए गए हैं। पर आखिर समुद्र में इतनी स्मूथ नेचुरल फॉर्मेशन बनी तो बनी कैसे? तो ये योनागुनी माउंटेन स्ट्रक्चर पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर कही जाने वाली जगह पर मौजूद है, जहां पर पूरी पृथ्वी की कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जाकर पैसिफिक ओशन के सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से टकराते हैं और ये टकराव हमेशा चलता रहता है, जिसके चलते पृथ्वी के इस हिस्से में लगातार अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी चलती रहती है। इन शॉर्ट कहूं तो यहाँ ओशन बॉटम में हर वक्त हलचल मची रहती है, जिससे हो सकता है कि इन स्टोन्स में क्रैक पड़कर इस तरह से माउंटेन ब्रेक हुआ कि देखने में काफी क्लीन लग रहा है। और क्योंकि यहाँ पर रेगुलर स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स चलते हैं, इन वाटर करंट के कारण इरोजन से ये क्रैक्स और भी ज्यादा स्मूथ हो गए और देखने में ऐसा लगने लगा जैसे मनुष्यों ने इन्हें किसी इंसान के टूल काटकर इस तरह स्मूथ किया गया हो। पर किम्यूरा और दुनिया भर के कई लोगों को आज भी एक्सपर्ट्स का इस अंडर वाटर स्ट्रक्चर के लिए यह एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा भाया नहीं। इसलिए आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये साइट सच में एक इंसानी सिटी है। इसीलिए आपको YouTube पर भी ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जो इसे एक इंसर्ट सिटी बनाते हैं, जबकि कई वीडियो आपको फैक्ट्स के बेसिस पर इसे एक नेचुरल फॉर्मेशन बताएंगे। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, पर इसका फायदा जापान के योनागुनी आइलैंड टूरिज्म को मिलता है, जिसके चलते इस सिटी को एंशिएंट मानने वाले या नेचुरल माउंटेन मानने वाले दोनों तरह के टूरिस्ट इसे देखने यहाँ डाइविंग के लिए जाते हैं। वैसे आपका जापान की इस अंडर वाटर पिरामिड सिटी के बारे में क्या मानना है? क्या ये सच में एक एंशिएंट सिटी हो सकती है या फिर एक्सपर्ट्स की बातें सही है और ये बस एक नेचुरल फॉर्मेशन है? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा जो इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएंगे देखने में। पहले तो ये वीडियो को जाकर देखो जिसमें हमने बात किया है कि पैसिफिक ओशन आखिर क्यों इतना एम्प्टी है, क्यों इतना खाली है। और दूसरे में इस वीडियो को जाकर देखो जहां हमने ये बोला है कि कैसे गूगल मैप जो है वो हमें बेवकूफ बनाता है समुद्र के नीचे की चीजों को देखकर। जाकर देखो इन दोनों वीडियो को, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।